गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम सिंपल टिश्यूज़ की एक टाइप पेरेन्काइमा का अध्ययन करेंगे। हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पादपों में 3 प्रकार के स्थायी उत्तक पाए जाते हैं। नंबर 1 सरल उत्तक, नंबर 2 जटिल उत्तक और नंबर 3 विशिष्ट या श्रावी उत्तक। सबसे पहले अपन नंबर 1 देखेंगे, सरल उत्तक। सरल उत्तक या सिंपल टिश्यूज़ जो होते हैं, ये उत्तक संरचनात्मक व क्रियात्मक दृष्टि से एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि कोशिकाएं मिलकर उत्तकों का निर्माण करते हैं, तो सरल उत्तकों के निर्माण में जो कोशिकाएं भाग लेती है वो कोशिकाएं संरचनात्मक और क्रियात्मक दृष्टि से एक समान होती है, अर्थात ये सभी कोशिकाएं होमोजीनस या समांगी होती है। सरल उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। तो एक बार दोबारा से रिपीट कर लें परिभाषा को कि सरल उत्तक जो है, ये उत्तक संरचनात्मक और क्रियात्मक दृष्टि से एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, अर्थात ये सभी कोशिकाएं समांगी या होमोजीनस प्रकार की होती है। इसके बाद में अपन ने पिछली वीडियो में ये भी देखा था कि सरल उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, मृदुत्तक, स्थूल कोणोत्तक और दृढ़ोत्तक। आज हम इसका पहला प्रकार मृदुत्तक या पेरेन्काइमा का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखो, मृदुत्तक जो है उसके प्रमुख लक्षण निम्न प्रकार है। नंबर 1 है, मृदुत्तक के निर्माण में भाग लेने वाली कोशिकाओं की कोशिका भित्तियाँ पतली तथा सेल्यूलोज और कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। नंबर 1 में क्या पढ़ा कि मृदुत्तक के निर्माण में जो कोशिकाएं भाग लेती है उन कोशिकाओं की कोशिका भित्तियाँ पतली होती है और वो कोशिका भित्तियाँ सेल्यूलोज और कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। मृदुत्तक की कोशिकाएं जीवित होती है और इन कोशिकाओं में सुस्पष्ट केंद्रक पाए जाते हैं। अगला इसका लक्षण है, मृदुत्तक की कोशिकाओं में या मृदुत्तक की कोशिकाओं के मध्य सुस्पष्ट अंतराकोशिक स्थल पाए जाते हैं। दूसरा लक्षण क्या है, मृदुत्तक की कोशिकाओं के मध्य सुस्पष्ट अंतराकोशिक स्थल पाए जाते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे ये वाला डायग्राम देखिए, कोशिकाओं के मध्य ये सुस्पष्ट अंतराकोशिक अवकाश है। दूसरे इस वाले डायग्राम में भी देखो, कोशिकाओं के मध्य सुस्पष्ट अंतराकोशिक अवकाश है। इस डायग्राम में भी देखो, कोशिकाओं के मध्य सुस्पष्ट अंतराकोशिक अवकाश उपस्थित है। तो मृदुत्तक का दूसरा लक्षण होता है कि मृदुत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं उनके मध्य सुस्पष्ट अंतराकोशिक अवकाश या इंटरसेल्युलर स्पेसेस पाए जाते हैं। अगला लक्षण है, मृदुत्तक की कोशिकाओं में जो कोशिका द्रव्य होता है वो रिक्तिका युक्त होता है, अर्थात इन कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में सुस्पष्ट रिक्तिकाएं पाई जाती है। अगला लक्षण है, मृदुत्तक की कोशिकाएं अंडाकार, गोलाकार, आयताकार, बेलनाकार या ताराकार हो सकती है। मृदुत्तक के निर्माण में जो कोशिकाएं भाग लेती है वो अलग अलग आकार की अंडाकार, गोलाकार, बेलनाकार, आयताकार या ताराकार हो सकती है। तो मृदुत्तक के पहले लक्षण में हमने क्या देखा कि मृदुत्तक के निर्माण में जो कोशिकाएं भाग लेती है उनकी कोशिका भित्तियाँ पतली होती है और वो कोशिका भित्तियाँ सेल्यूलोज और कैल्शियम पेक्टेट की बनी हुई होती है। ये कोशिकाएं जीवित होती है और इन कोशिकाओं के अंदर सुस्पष्ट केंद्रक पाए जाते हैं। अगला लक्षण होता है कि कोशिकाओं के मध्य सुस्पष्ट अंतराकोशिक स्थल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कोशिकाओं में का जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें सुस्पष्ट रिक्तिकाएं पाई जाती है। नेक्स्ट है कि मृदुत्तक की जो कोशिकाएं हैं वो गोलाकार, अंडाकार, ताराकार या अलग अलग आकार की हो सकती है। इसके बाद में है कि मृदुत्तक पादप में कहाँ पाया जाता है, अर्थात वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे अपन मृदुत्तक का। तो मृदुत्तक पादप के सभी कोमल, मांसल व गुद्देदार अंगों जैसे मूल, स्तंभ, पर्ण, बीजपत्र, फल का गुद्दा, कॉर्टेक्स और पित्त में पाए जाते हैं। पादप के जो भी कोमल, मांसल और गुद्देदार भाग होते हैं उन सभी भागों में मृदुत्तक पाए जाते हैं।
इसके अलावा पादप के जो जटिल ऊतक है जैसे जाइलम और फ्लोएम, उनमें भी मृदु ऊतक पाए जाते हैं। हमारी पिछली वीडियो में हमने जब क्लासिफिकेशन देखा था स्थायी ऊतकों का, उस टाइम पे हमने देखा था कि जाइलम जो है वो 4 घटकों से मिलके बना होता है। जाइलम के 4 घटक कौन कौन से होते हैं? वाहिकाएँ, वाहिनिकाएँ, जाइलम मृदुतक और जाइलम ब्रेसे। यहाँ जो जाइलम मृदुतक है वो वास्तव में जो साधारण मृदुतक है वो ही होता है। दूसरा अपन ने जटिल ऊतक देखा था फ्लोएम, तो फ्लोएम भी 4 घटकों से मिलके बना होता है। चालनी नलिकाएँ, सहकोशिकाएँ, फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम ब्रेसे। यहाँ पे जो फ्लोएम मृदुतक है वो भी साधारण मृदुतक का ही एक प्रकार होता है। तो कहने का मतलब है कि जो जटिल ऊतक है जाइलम और फ्लोएम, उनमें भी मृदुतक पाए जाते हैं। ये सरल प्राथमिक प्रकार की कोशिकाएं हैं और पादप में अधिकांश भाग इन्हीं कोशिकाओं का बना होने से ये भरण ऊतक भी कहलाते हैं। पादप का जो अधिकांश भाग है वो मृदुतक का बना होता है और इसको भरण ऊतक भी कहते हैं। और अन्य प्रकार के ऊतकों का विकास इसी मृदुतक से हुआ है। पादप में अन्य जो ऊतक पाए जाते हैं मृदुतक के अलावा, उन सभी ऊतकों का विकास मृदुतक से ही होता है। तो वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन में देखो कि पादप के जो भी कोमल, मांसल या गुद्देदार भाग होते हैं वो सभी मृदुतक से बने होते हैं। पौधे का अधिकांश भाग ही मृदुतक से बना हुआ होता है। पादप के जो जटिल ऊतक है जाइलम और फ्लोएम, उनमें भी मृदुतक पाया जाता है। इसके बाद में देखो मृदुतक की उत्पत्ति या ओरिजिन। तो ये ऊतक मूल रूप से प्राथमिक विभज्योतकी ऊतक से उत्पन्न होते हैं। अपने जब विभज्योतक का क्लासिफिकेशन पढ़ा था उस टाइम पे एक ऊतक आया था, उत्पत्ति के आधार पर अपन ने देखा था कि विभज्योतक 3 प्रकार के होते हैं, प्राक विभज्योतक, प्राथमिक विभज्योतक और द्वितीयक विभज्योतक। तो जो मृदुतक है वो वास्तव में प्राथमिक विभज्योतकी ऊतक से उत्पन्न होते हैं और ये पादप के विभिन्न अंगों का आधारभूत ढांचा बनाते हैं। मृदुतक कौन से ऊतक से उत्पन्न होते हैं? प्राथमिक विभज्योतकी ऊतक से, यानी प्राथमिक विभज्योतक से ही मृदुतक का निर्माण होता है। वलकुट, मज्जा, पर्णमध्योतक आदि भरण विभज्योतक से बनते हैं। इसके बाद में जब अपन ने कार्य के आधार पर विभज्योतकों का प्रकार देखा था तब उसमें एक प्रकार आया था भरण विभज्योतक। तो जो भरण विभज्योतक है उससे वलकुट, मज्जा और पर्णमध्योतक यानी मीजोफिल का निर्माण होता है। पादपों में जो वलकुट, मज्जा और मीजोफिल पाए जाते हैं उनका निर्माण होता है भरण विभज्योतक या ग्राउंड मेरिस्टेम से। तथा प्राथमिक संवहन ऊतकों में पाए जाने वाले जाइलम व फ्लोएम मृदुतक प्राक एधा प्रोकेम्बियम से बनते हैं। प्राथमिक संवहन ऊतक यानी प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फ्लोएम में जो जाइलम और फ्लोएम मृदुतक पाए जाते हैं वो कहाँ से बनते हैं? प्राक एधा या प्रोकेम्बियम से बनते हैं। द्वितीयक वृद्धि के दौरान बनने वाले मृदुतकों की उत्पत्ति एधा तथा कोरकेदा से यानी कैम्बियम और कोरकेम्बियम से होती है। एक बार फिर से देख लो कि वलकुट, मज्जा और मीजोफिल में जो मृदुतक पाया जाता है उसकी उत्पत्ति तो होती है भरण विभज्योतक या ग्राउंड मेरिस्टेम में। प्राथमिक संवहन ऊतकों अर्थात प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फ्लोएम में जो मृदुतक पाया जाता है उसकी उत्पत्ति होती है प्रोकेम्बियम या प्राक एधा से। इसके बाद में द्वितीयक वृद्धि के दौरान जो मृदुतक बनते हैं उनकी उत्पत्ति होती है कैम्बियम या कॉर्क कैम्बियम से। तो 3 टाइप से अपन ने उत्पत्ति देखी। वलकुट, मज्जा और मीजोफिल की उत्पत्ति तो कहाँ से हो गई? ग्राउंड मेरिस्टेम या भरण विभज्योतक से। और प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फ्लोएम में जो मृदुतक पाए जाते हैं उनकी उत्पत्ति होती है प्रोकेम्बियम या प्राकेधा से। और द्वितीयक वृद्धि के दौरान जो मृदुतक बनते हैं उनकी उत्पत्ति होती है कैम्बियम और कोरकेम्बियम से। इसके बाद में देखो मृदुतक के प्रकार। तो हमारे पिछले वीडियो में हमने जब क्लासिफिकेशन देखा था स्थायी ऊतकों का, उस टाइम पे हमने देखा था कि मृदुतक 5 प्रकार के होते हैं। पहला मृदुतक होता है हरित मृदुतक या क्लोरेन काइमा। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हरित क्लोरेन काइमा यानी इस मृदुतक की कोशिकाओं में हरित लवक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो देखो हरित मृदुतक की कोशिकाओं में या
फिर जब मृदुतक की कोशिकाओं में हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं तो इन कोशिकाओं को क्या बोल देते हैं? हरित मृदुतक। अर्थात जब मृदुतक की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक उपस्थित होते हैं तो इस प्रकार का मृदुतक क्या कहलाता है? हरित मृदुतक या क्लोरेनकाइमा। फिर आप सबको पता है कि हरित लवक क्या काम करता है? फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है। तो ये जो हरित मृदुतक या क्लोरेनकाइमा है, इसकी कोशिकाएं भी फोटोसिंथेसिस का कार्य करती है। पर्ण के ऊपरी व निचली अधिचरम के मध्य पाए जाने वाले पर्ण मध्योतक या मेसोफिल कहलाता है। देखो, पर्ण में यदि अपन जब आप लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर या एनाटॉमी पढ़ेंगे उस टाइम पे देखेंगे कि लीफ की एनाटॉमी में आंतरिक संरचना में ऊपरी अधिचरम होती है और सबसे नीचे की ओर निचली अधिचरम होती है और ऊपरी और निचली अधिचरम के मध्य मेसोफिल पाया जाता है और ये मेसोफिल वास्तव में क्लोरेनकाइमा या हरित मृदुतक ही होता है। पत्ती की जो मेसोफिल वाला पार्ट है वो वास्तव में हरित मृदुतक या क्लोरेनकाइमा ही होता है। अब देखो, द्विबीजपत्री पर्ण और एक बीजपत्री पर्ण में मेसोफिल भी अलग अलग टाइप का होता है। द्विबीजपत्री पर्ण का जो मेसोफिल है उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, स्पंजी कोशिकाएं और खंभाकार कोशिकाएं। तो द्विबीजपत्री पर्ण में हरित मृदुतक प्राय स्पंजी तथा खंभाकार मृदुतक में विभेदित होता है, जबकि एक बीजपत्री पर्णों में जो मेसोफिल है उसमें इस प्रकार का विभेदन नहीं होता है। उसमें सभी कोशिकाएं समान प्रकार की होती है, यानी सभी कोशिकाएं उसमें स्पंजी कोशिकाएं ही होती है। तो आप जो डायग्राम है ए और बी, पर्ण की स्पंजी मृदुतक और पर्ण के खंभाकार मृदुतक, ये वाला डायग्राम देखो यदि आप, ये है पर्ण का स्पंजी मृदुतक और ये है पर्ण का खंभाकार मृदुतक। तो देखो, स्पंजी मृदुतक जो है उसकी कोशिकाओं के मध्य सुस्पष्ट अंतराकोशिक अवकाश उपस्थित है, जबकि जो खंभाकार मृदुतक है ये वाला, उसकी कोशिकाओं में अंतराकोशिक स्थल अनुपस्थित है। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात यही है कि हरित मृदुतक, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इस मृदुतक या क्लोरेनकाइमा जो है उसकी कोशिकाओं में हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और ये कोशिकाएं फोटोसिंथेसिस का कार्य करती हैं। हरित मृदुतक कहाँ पाया जाता है? पर्ण के मेसोफिल में। पर्ण का जो पर्ण मध्योतक वाला भाग है उसमें हरित मृदुतक या वो वास्तव में हरित मृदुतक या क्लोरेनकाइमा का ही बना हुआ होता है। एक बीजपत्री पर्ण का जो मेसोफिल वाला पार्ट है वो पूरा समान होता है, अर्थात उसमें पूरा का पूरा मेसोफिल स्पंजी कोशिकाओं से बना होता है। लेकिन द्विबीजपत्री पर्ण का जो मेसोफिल वाला पार्ट है वो दो भागों में विभेदित रहता है। इसका ऊपरी अधिचरम के पास वाला भाग है वो खंभाकार कोशिकाओं से बना होता है और निचली अधिचरम के पास वाला भाग है वो स्पंजी कोशिकाओं का बना हुआ होता है। दूसरा मृदुतक है वायुतक या एरेनकाइमा। तो एरेनकाइमा जो होता है, इस प्रकार के मृदुतक की कोशिकाओं के मध्य बड़े बड़े अंतराकोशिक स्थल इंटरसेल्युलर स्पेसेज पाए जाते हैं और इन अवकाशों या जो स्थल है अंतराकोशिक स्थल, इन अवकाशों में हवा भरी हुई रहती है, इसी कारण इसको वायुतक कहा जाता है। तो देखो, वायुतक क्या होता है कि मृदुतक कोशिकाओं में जब अपेक्षाकृत बहुत बड़े अंतराकोशिक स्थल पाए जाते हैं जिनमें कि वायु भरी रहती है तो इन उत्तकों को वायुतक या एरेनकाइमा कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि एरेनकाइमा या वायुतक जो होता है इसकी कोशिकाओं के मध्य बड़े बड़े अंतराकोशिक स्थल पाए जाते हैं और इन अंतराकोशिक स्थलों में वायु भरी रहती है, इसी कारण इन उत्तकों को वायुतक कहते हैं। अब देखो, वायुतक क्या कार्य करता है? तो वायुतक जो है वो पौधों को उत्प्लावन, यानी पौधों को जो जलीय पौधे होते हैं उनको उत्प्लावन की क्षमता या पानी की सतह पर तैरने की क्षमता प्रदान करते हैं। तो देखो, वायुतक पादप अंग में वातन के साथ साथ पादप अंग को पल्लवमान भी बनाते हैं, यानी पौधे के जो अंग है उनको वायु प्रदान करते हैं, साथ ही साथ पौधों को तैरने में भी सहायता करते हैं। और वायुतक जो है वो जलीय पादपों में पाए जाते हैं। आप देखो, जो सी वाला जो डायग्राम है
इस डायग्राम के द्वारा, ये जो डायग्राम है वो वायु ऊतक का है और इसमें कोशिकाओं के मध्य बड़े बड़े अंतराकोशिक स्थल पाए जाते हैं। इन स्थलों में वायु भरी रहती है जो पौधे में एक तो एरिएशन का कार्य करती है और दूसरी पौधे को पानी की सतह पर तैरने में सहायता करती है। तो देखो, तैरने का कार्य करते हैं जलीय पौधे, तो जो वायु ऊतक है वो जलीय पादपों में पाए जाते हैं। अगला मृदुतक है विचित्र कोशिकाएं। तो देखो, विचित्र कोशिकाएं क्या करती है, ये विशिष्ट प्रकार की मृदुतक कोशिकाएं होती है जो टैनिन, तेल, कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स जैसे रेफाइड्स को संचित करने में विशिष्ट होती है और इन्हें आइडियोब्लास्ट कहते हैं। तो विचित्र कोशिकाएं क्या काम करती है, ये कुछ विशिष्ट पदार्थों का संचय स्टोरेज करती है, जैसे टैनिन, तेल, कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स जिन्हें रेफाइड्स कहते हैं, उनको ये स्टोर करती है अपने अंदर और इन कोशिकाओं को आइडियोब्लास्ट कहते हैं। अगला मृदुतक है दीर्घ मृदुतक। तो देखो, ये समव्यासी न होकर लंबी और दोनों सिरों पर सुंडाकार होती है। दीर्घ मृदुतक की जो कोशिकाएं होती है वो समव्यासी न होकर कैसी होती है, लंबी होती है और इनके दोनों जो सिरे हैं वो सुंडाकार होते हैं। दीर्घ मृदुतक या प्रोजेन कायमा है वो कुछ द्विबीजपत्री पादपों के पेरीसाइकिल में पाए जाते हैं। प्रोजेन कायमा कहाँ पाए जाते हैं, कुछ द्विबीजपत्री पादपों के परिरंभ में। इसके बाद हम देखो, पांचवा मृदुतक है ताराकार मृदुतक। तो ताराकार मृदुतक देखो, केले के पर्णवृंत कहाँ पाया जाता है, केले की पर्ण का जो पर्णवृंत होता है उसमें पाए जाते हैं और कई जलीय पादपों में ताराकार मृदुतक पाए जाते हैं। तो केले के पर्णवृंत में और कुछ जलीय पादपों में ताराकार मृदुतक पाए जाते हैं। ये देखो, चित्र डी वाला जो डायग्राम है ये ताराकार मृदुतक को दिखा रहा है और इसमें जो कोशिकाएं हैं वो तारे के समान होती है और इस प्रकार का मृदुतक एक तो पाया जाता है केले के पर्णवृंत में। कहाँ पाए जाते हैं, जो केले का पर्णवृंत वाला भाग होता है उसमें पाए जाते हैं और दूसरा है कई जलीय पादपों में इस प्रकार का मृदुतक पाया जाता है। तो इस प्रकार पादपों में 5 प्रकार के मृदुतक पाए जाते हैं: हरित मृदुतक, वायु ऊतक, विचित्र कोशिका, दीर्घ मृदुतक और ताराकार मृदुतक। इसके बाद हम देखो मृदुतक के कार्य। सबसे पहला कार्य क्या हो गया कि भोज्य पदार्थों का स्टोरेज करता है। भोज्य पदार्थ जैसे स्टार्च या मांड, प्रोटीन, तेल व वसा आदि का संचय करने का कार्य कौन करता है, मृदुतक ही करता है। जैसे आलू और अरंडी, आलू में जो भोजन स्टार्च के रूप में संचित रहता है वो वास्तव में इसके मृदुतक में ही संचित रहता है और इसी प्रकार अरंडी का जो तेल है वो इसके मृदुतक वाले भाग में संचित रहता है। दूसरा है पादप अंगों को पल्लवता या बायोंसी प्रदान करना। जैसा कि अपन ने देखा था कि वायुतक जो होता है उसकी कोशिकाओं के बीच में बड़े बड़े अंतराकोशिक स्थल पाए जाते हैं। इन स्थलों में हवा भरी रहती है जो पौधों को उत्प्लावनता या जल की सतह पर तैरने में मदद करती है। तो जो जलोद्भिद पादपों में पर्णवृंत और स्तंभ में बड़े बड़े अंतराकोशिक स्थलों वाले वायु ऊतक मिलते हैं। कौन से पादप मिलते हैं, वायु ऊतक जलोद्भिद पादपों में। जलोद्भिद जो पादप होते हैं उनके पर्ण वाले भाग में, पर्णवृंत में और स्तंभ में बड़े बड़े अंतराकोशिक स्थलों युक्त वायु ऊतक पाए जाते हैं। वायु ऊतक में इन स्थलों में वायु भरी होने से जलीय पादपों में ये आवश्यक गैस विनिमय सहायक और पादप अंगों को पल्लवकता देते हैं ताकि जलोद्भिद जल सतह पर या जल निमग्न होकर तैरते रहें। वायुतक जो है वो जलीय पादपों को उत्प्लावनता प्रदान करते हैं ताकि वो पौधे या तो जल की सतह पर तैरते रहें या जल में डूब के भी वो तैरते रहते हैं। चौथा कार्य होता है जल संग्रहण। तो मांसल स्तंभों और पर्णों की मृदुतक कोशिकाएं जल संग्रहण का कार्य करती है। जो मांसल पादप होते हैं उन पादपों के स्तंभ में या पर्णों में जो मृदुतक कोशिकाएं होती है वो पानी के संग्रहण का कार्य भी करती है। इस प्रकार का मृदुतक नागफनी या ओपनसिया में, यूफोर्बिया, एलोय जो अपना ग्वार पाठा है आदि में
पर्ण और स्तंभ में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? मृदुतक, ओपनसिया या नागफनी, यूफोरबिया और जो गंवारपाठा है उसके पर्ण और स्तंभ वाले भाग में मृदुतक पाए जाते हैं और यह मृदुतक पानी के संचय का कार्य करते हैं। अगला है द्वितीयक वृद्धि। मृदुतक जो है वो पौधों में द्वितीयक वृद्धि में भी सहायक होते हैं। तो आवश्यकता के समय मृदुतक कोशिकाएं विभाजित हो सकती है, कोरक उत्तक का निर्माण कर द्वितीयक वृद्धि करती है। पादपों में जो कोरक बनता है, वास्तव में जो कई बार क्या होता है, जो कोरक एधा बनती है, कोरक कैम्बियम बनती है, वो मृदुतकी कोशिकाओं में वापस से विभाजन की क्षमता आने से ही बनती है और वो द्वितीयक वृद्धि करने में सहायक होती है। अगला कार्य है मृदुतक का घाव बढ़ना। तो मृदुतकी कोशिकाएं विभाजन कर पादप में घाव बढ़ने में सहायक होती है। साधारणतः क्या होती है कि मृदुतक की कोशिकाएं हैं उनमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है, लेकिन ये कोशिकाएं जीवित होने के कारण आवश्यकता अनुसार इन कोशिकाओं में पुनः विभाजन की क्षमता उत्पन्न हो सकती है और पुनः विभाजन कर ये कोशिकाएं पौधों में द्वितीयक वृद्धि करने और पौधों में घाव बढ़ने में सहायक होती है। थैंक यू।